तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग वही जो साइंस वाला जो पोर्शन हम लोग का चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि साइंस में हम लोग टारगेट रखे हैं 500 प्रश्न, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मिला के 500 प्रश्न करवाने वाले हैं एग्जाम से पहले। चाहे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, अगर इन सब में से किसी भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं तो साइंस का जो 500 प्रश्न करवाने जा रहे हैं या करवा रहे हैं, इससे पहले दो वीडियो अपलोड है, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। एक पार्ट वन है और एक पार्ट टू है, जिसमें लिखा हुआ एक वीडियो में लिखा होगा बिहार पुलिस और आर्मी अग्निवीर और एक में लिखा होगा सीधे अग्निवीर, और आज तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम सब लोगों का उद्देश्य है कि 500 महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दे, जिससे ये 500 प्रश्न आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से इसी 500 में से घूम फिर के प्रश्न रहने वाला है। तो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े हैं, जिस बच्चे के पास टाइम कम है, तो उन सब बच्चे के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। और जिनका एग्जाम अभी बिहार पुलिस का होने वाला है उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, और जिनका आर्मी अग्निवीर होने वाला है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए हम लोग कहानी को करते हैं शुरू। हम लोग कल पढ़े थे, हम आपको बता देते हैं टीका तक हाँ, कल पढ़े थे प्रतिरक्षण तकनीक का विकास तक। कल पढ़े थे प्रतिरक्षण तकनीक के विकास तक। हम एक बार बता दें कि जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका काम दायित्व बनता है कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो जरूर देखेंगे, तभी आपको संपूर्ण तैयारी हो पाएगा। और जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन कल छोड़े थे प्रतिरक्षण तकनीक का विकास तक, जिसका खोज किया था एडवर्ड जेनर। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा उसके आगे, होम्योपैथी। क्या लिखा है? होम्योपैथी। होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के जनक कौन है? तो हैनीमैन। हैनीमैन। और नोट करिएगा कि होम्योपैथी के जनक कौन होगा? तो हैनीमैन होगा। होम्योपैथी के जनक, होम्योपैथिक जो आप देखते होंगे अंग्रेजी दवाई, एगो होम्योपैथी दवाई, तो होम्योपैथी के जनक है हैनीमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक होता है ना, आप कोई भी डॉक्टर में जाते हैं तो दवाई देता है तो साथ में एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक से क्या होता है, जो बीमारी है वो ठीक होगा, है ना, तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के जनक कौन है? एंटीबायोटिक के जनक कौन है? तो वो है ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग। तो नोट करिएगा, एंटीबायोटिक के जनक कौन है? ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग है, तो इसको भी नोट कर लेना है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन, लेकिन एंटीबायोटिक के जनक ए फ्लेमिंग होगा। क्या होगा? ए फ्लेमिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। हृदय जो होता है हार्ट, तो उसका पहली बार प्रत्यारोपण कब किया गया था? मतलब कौन किए थे? हृदय का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण। हृदय का प्रत्यारोपण का मतलब समझे? ये हृदय है ना, आपका हृदय किसी और के हृदय में लगाने का काम पहली बार कौन किए थे? हृदय का प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि आपके हृदय को निकालकर किसी अन्य मनुष्य के शरीर में लगा देना। तो हृदय का जो प्रत्यारोपण है पहली बार वो कर किए थे कौन? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ये नोट करिए, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। डॉक्टर
क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। हृदय का पहला प्रत्यारोपण, पहला लगा दीजिएगा, हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण या प्रतिस्थापित रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यारोपण बोले, प्रतिस्थापित बोले, एक ही बात होता है। तो हृदय का जो ट्रांसप्लांट हुआ था, एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाने का जो काम हुआ था, वो सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट का नाम होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएगा। हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण कौन किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोई पूछेगा कि ये हृदय का जो प्रत्यारोपण है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो किए थे, वो कब किए थे? तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कब किया गया था हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण यानी प्रतिस्थापन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1967 में। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, राइनोस्कोप से शरीर का कौन सा अंग जांचा जाता है? मतलब राइनोस्कोप का प्रयोग शरीर के किस अंग के लिए किया जाता है? लिखिएगा, राइनोस्कोप, राइनोस्कोप, राइनोस्कोप का प्रयोग, राइनोस्कोप का प्रयोग लिखिएगा, राइनोस्कोप का प्रयोग शरीर के किस अंग के जांचने के लिए किया जाता है? राइनोस्कोप का प्रयोग शरीर के किस अंग के जांचने के लिए किया जाता है? राइनोस्कोप का प्रयोग शरीर के किस अंग को जांचने के लिए किया जाता है? तो वो आंसर लिखिएगा नाक। नाक मतलब नोज। ये जो नाक है ना, इसके जांच के लिए, चेक करने के लिए राइनोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नाक को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? राइनोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बताते हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण के लिए, लिखिएगा, शरीर के आंतरिक अंग, शरीर के आंतरिक अंग की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो शरीर के आंतरिक अंग यानी बॉडी है, बॉडी के अंदर का कोई पार्ट को चेक करना है, जांचना है, टेस्ट मारना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे बॉडी है तो ऊपर को तो चेक कर लेते, लेकिन बॉडी के भीतर में कोई ऐसा पार्ट खराब हो चुका है, किसी चीज के जांच पड़ताल करना है डॉक्टर के द्वारा, तो कौन सा यंत्र का प्रयोग करेगा? वो कौन सा यंत्र का प्रयोग करेगा? कौन सा यंत्र का प्रयोग करेगा बताओ? तो वह एंडोस्कोप, एंडोस्कोप, नोट करिए, एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, नोट कर लीजिए। शरीर के आंतरिक अंग की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एंडोस्कोप। शरीर के अंदर के चीजों को पता लगाना है तो कौन सा यंत्र का खोज मतलब यूज किया जाएगा? एंडोस्कोप एक यंत्र है, एक सिस्टम मशीन है, उसी से चेक किया जाता है बॉडी के अंदर का चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बोलेगा कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी, क्या बोला है? नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लिखिएगा,
नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाएगा। गुर्दा, गुर्दा का अध्ययन किया जाएगा। गुर्दा, अरे गुर्दा कोई बोलते हैं किडनी, क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? गुर्दा का, किडनी का। और बोलेगा ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी लिखिएगा। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पूरा लिखिएगा। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका? कैंसर का। तो नोट कर लीजिए, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। एक और लिखिएगा, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी लिखिएगा। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। जहर, कोई जहर खा के मर गया, उसी का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में किडनी का, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का, टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है ओनरियोलॉजी। एक और लिखिएगा, ओनरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी लिखिएगा। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी। तो ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। सपना, नहीं कहते सपना देखते हैं तुम्हारे बारे में, तो वो सपना जो रात में देखते हैं ना, वही सपना है। सपने का अध्ययन किया जाता है, सपना। तो ओनरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। ओनरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है, सपना। ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है, सपना। जो रात में देखते हैं ना सपना, वही है सपना। यह नाम नहीं है सपना, वो रात में हम लोग जो सपना देखते हैं उसका अध्ययन है। एक और लिखिएगा, एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एंटोमोलॉजी में हम लोग चींटी का अध्ययन करते हैं। चींटी, चींटी का अध्ययन करते हैं।
एंटेमोलॉजी में चींटी का अध्ययन करते हैं। और कोई पूछेगा कि चींटी के डंक में क्या होता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ देता है, तो लिख लीजिएगा फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, इसीलिए लहरते रहता है। अगर चूंटी काट लेता आपको लहरने लगता है, तो किस वजह से? क्योंकि इसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जो लहरने लगता है तनका फुलियो जाता है। कौन अम्ल? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। और चींटी के अध्ययन को एंटेमोलॉजी, और सपना के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी। तो अर्कनोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो अर्कनोलॉजी में हम लोग मकड़ी का अध्ययन करते हैं। मकड़ा, मकड़ा, मकड़िया। मकड़िया का मतलब होता है मकड़ा, मकड़ा। तो अर्कनोलॉजी मकड़ी, अर्कनोलॉजी मकड़ी का अध्ययन करते हैं। और कवक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? कवक विज्ञान। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? कवक विज्ञान। तो कवक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं बताइए? कवक विज्ञान। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक विज्ञान में हम लोग कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कुकुरमुत्ता मतलब जानते हैं? कुकुरमुत्ता उसको कहते हैं, आप गांव घर में देखे होंगे कि जो गोबर होता है, गोबर, और गोबर पर एकदम छत्ता लेखन उग जाता है। छत्ता लेखन, जिसे बोलते हैं सांप का घर, उसी को बोलते हैं कुकुरमुत्ता। आप कभी गांव घर में गोबर देखिएगा, गोबर जो बहुत दिन से गोबर रखा हुआ है, तो उस गोबर पर एगो निकल जाएगा पेड़ तनी सा, और ऊपर छत्ता लेखन रहेगा इसे, इस टाइप से। इस टाइप से छत्ता लेखन उग जाता है, उसी को कुकुरमुत्ता बोलते हैं। उसी को कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो जो गांव घर में जो गोबर उबर पे जो छतरी की तरह निकल जाता है, उसे बोलते हैं कुकुरमुत्ता। इसे बोलते हैं सांप का घर, गांव घर में बोला जाता है। आगे आगे लिखिएगा पादप विज्ञान का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। पादप विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आपको मालूम है पादप कहने का मतलब पेड़ पौधा। पादप किसको बोलते हैं? पादप। पादप जो बोलते हैं वो पेड़ पौधा को बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है, पेड़ पौधा का अध्ययन होगा, पेड़ पौधा का अध्ययन होगा। सिंपल बात है, क्वेश्चन में आंसर है। चलिए, तो बहुत सारा हम लोग स्टडी पढ़े हैं, बहुत सारा अध्ययन पढ़े हैं, बहुत सारे चीजों का अध्ययन देखे हैं। इससे एक आध प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है, तो आप सबको याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेंज करते हैं पैटर्न को। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस, मेलियोडोसिस क्या है? बोलिए, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है?
मेलियोडोसिस क्या है? व्हाट मेलियोडोसिस? मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है बताइए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। क्या रोग है? संक्रामक। संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब होता है इन्फेक्शन से होने वाला रोग। इन्फेक्शन से होने वाला रोग। वाह, क्या कर रहा है अंधेरा में? ए, ए लड़का, यहाँ जरा बैठ के खाओ, लाइट में बैठ के खाओ ना। तो जाओ उधर लाइट में खाओ। मेलियोडोसिस क्या है? तो एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शन रोग है, जो इन्फेक्शन से हो जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि फाइलेरिया कौन सा मच्छर काटने से होता है? फाइलेरिया, पहले नंबर फाइलेरिया होता किससे है? तो मच्छर से होता है। फाइलेरिया किससे होगा? मच्छर से होगा। तो कौन मच्छर काटेगा तो फाइलेरिया हो जाएगा? कौन सा मच्छर काटेगा तो फाइलेरिया हो जाएगा? फाइलेरिया, कौन सा मच्छर काटेगा तो फाइलेरिया हो जाएगा? अब फाइलेरिया कोई बोलते हैं हाथी पांव। फाइलेरिया का एक और नाम क्या है? फाइलेरिया का अन्य नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं हाथी पांव। हाथी पांव, हाथी पांव क्यों बोलते हैं? हाथी की तरह आपका जो टांग है ना, टांग वो फूल जाएगा हाथी की तरह। हाथी का जो टंगड़ी होता है वैसन टंगड़ी आपका हो जाएगा, एकदम मोटा जाएगा, मोट हो जाएगा, हाथी पांव हो जाएगा। उसे बोलते हैं फाइलेरिया। मच्छर से होता है। तो कौन मच्छर से होता है बताइए? कौन मच्छर काटेगा तो होगा? और उसका आंसर है मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर से, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होगा। अब फाइलेरिया का एक अन्य नाम हाथी पांव। आगे लिखिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा? प्रोटीन की कमी होगी आपके शरीर में। प्रोटीन की कमी से कौन बीमारी होता है बताइए? अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गया तो कौन सा बीमारी होगा आपको बताइए? प्रोटीन की कमी अगर हो गया आपके शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा? प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो प्रोटीन की कमी से दो गो बीमारी होता है। कै गो? दो गो। एक का नाम लिखिएगा मरासमस, एक का नाम लिखिएगा क्वासी योरकर। एक का नाम है मरासमस और एक का नाम है क्वासी योरकर, आधा क है। प्रोटीन की कमी से दो गो बीमारी होगा, एक मरासमस और एक क्वासी योरकर। क्वासी योरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होगा? स्कर्वी रोग कौन रोग है? लिखिएगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होगा? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होगा? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होगा। विटामिन सी की कमी से होगा।
स्कर्वी रोग क्या होता है? ये मसूड़ों से ब्लड आएगा, मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से मतलब दांत में से खून निकलेगा, दांत में से क्या निकलेगा? खून निकलेगा, उसे ही बोलते हैं स्कर्वी रोग। दांत में से क्या निकलेगा? खून निकलेगा, उसे ही बोलते हैं स्कर्वी रोग। अब कोई बोलेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो लिखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो नोट करिए, तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, आंवला सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाएगा विटामिन सी। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस चीज में पाया जाएगा? आंवला में। किसमें? आंवला में पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे हम। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होगा। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में मिलेगा। अब स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से खून आना। चलिए अगला, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? लिखिएगा, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्सेलेट, देखिएगा शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? अगर आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट अगर बढ़ गया है तो शरीर में क्या हो जाएगा? बोलिए। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? तो होगा पथरी। ना कहते पेट में पथरी हो गया है, तो ये पथरी पानी पीने से नहीं होता है, कीड़ा अथी अथी क्या बोलते हैं, कंकर पत्थर खाने से नहीं होता है। आप लोग सोचते होंगे क्या कि खाना खाए और खाना के साथ पत्थर चला गया तो पथरी हो जाएगा पेट में। ये गलत बात है। पत्थर उथर से पेट में पथरी नहीं होता है। जब पेट में पथरी होने का रीजन क्या है? पेट में पथरी होने का रीजन है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाएगा आपके बॉडी में। आपके बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ेगा? कैल्शियम ऑक्सलेट का। इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है कि पानी अधिक से अधिक पीना है। पानी क्या करना है? अधिक से अधिक पीना है, ताकि पथरी जो हो जाए वो कुछ कंट्रोल, नहीं तो बहुत दर्द करेगा पेट में। अगर पेट में पथरी हो गया, कहीं भी पथरी हो गया तो दर्द बहुत भयंकर करेगा, फिर ऑपरेशन होता है। तो ये पथरी होने का रीजन पत्थर वगैरह खाने से नहीं होता है कि खाना में पत्थर खिला गया तो पथरी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ता है शरीर में तब होता है पथरी। क्या होता है? पथरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, गायनकोमेस्टिया क्या है?
गायनिकोमैस्टिया क्या है? गायनिकोमैस्टिया क्या है? गायनिको गायनिको गायनिकोमैस्टिया गायनिकोमैस्टिया क्या है? नोट करिए, गायनिकोमैस्टिया क्या है? ये गायनिकोमैस्टिया क्या है? ये बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। गायनिकोमैस्टिया क्या है? गायनिकोमैस्टिया क्या है? नोट करो, गायनिकोमैस्टिया क्या है? गायनिकोमैस्टिया क्या है? इसको नोट करो, गायनिकोमैस्टिया क्या है? क्या लिखा है? गायनिकोमैस्टिया क्या है? तो ये गायनिकोमैस्टिया क्या है? देखो, पुरुषों का स्तन बढ़ जाएगा, पुरुषों का जो स्तन है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। ये जो गायनिकोमैस्टिया है, पुरुषों का जो स्तन है वो बढ़ जाएगा। स्तन को बोलते हैं चेस्ट। क्या है? चेस्ट बढ़ जाएगा। तो पुरुषों का स्तन बढ़ जाएगा, उसे बोलते हैं गायनिकोमैस्टिया। गायनिकोमैस्टिया में क्या होगा? पुरुषों का जो स्तन है वो बढ़ जाएगा, यानी चेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो क्या है? गायनिकोमैस्टिया। गायनिकोमैस्टिया का मतलब पुरुषों का स्तन बढ़ जाएगा, यानी चेस्ट बढ़ जाएगा। इसको नोट करो। चलिए अगला है सीरोसिस। क्या है? क्या बोलेगा? सीरोसिस क्या है? सीरोसिस क्या है? सीरोसिस क्या है? क्या बोला है? सीरोसिस क्या है? सीरोसिस के बारे में जानना चाह रहा है कि सीरोसिस क्या है। तो सीरोसिस है ना, ये जिगर से संबंधित बीमारी है। जिगर, जिगर से संबंधित क्या है? बीमारी है सीरोसिस। सीरोसिस क्या है? जिगर से संबंधित बीमारी है। देखिएगा, मानवों में 21वां गुणसूत्र क्या है? अगर मानवों में 21वां गुणसूत्र क्या होता है? मानवों में 21वां गुणसूत्र, 21 को गुणसूत्र है। यानी कि देखो, मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 46 गो। कितना होता है? मनुष्य में गुणसूत्र कै गो होता है? गुणसूत्र कै गो? 46 गो, जिसको बोलते हैं 23 जोड़ा। क्या बोलते हैं? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का नियम क्या है? देखो, एक होता है पुरुष। क्या होगा? पुरुष। और एक तरफ होगा महिला। तो ये 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा दोनों में बराबर होगा। 22 जोड़ा इसमें भी, 22 जोड़ा इसमें भी। एक जोड़ा जो होता है वो अलग होता है। एक जोड़ा पुरुषों में एक्स वाई होगा और महिला में एक्स एक्स होगा। तो एक जोड़ा अलग होता है। पुरुष में 22 जोड़ा सेम, महिला में 22 जोड़ा सेम। टोटल कई कई जोड़ा? 23 जोड़ा। अब 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा पुरुष में भी वही होगा और महिला में भी वही होगा, बस एक जोड़ा चेंज होगा। वो क्या? तो पुरुष में एक जोड़ा एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स। यही जोड़ा लिंग का निर्धारण करेगा। यही जोड़ा क्या करेगा? लिंग का निर्धारण करेगा कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा।
तो यही एक जोड़ा है ना, यही डिसाइड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बुआ कि 22 जोड़ा ना होके 21 गो गुणसूत्र है, 21 गो गुणसूत्र, 22 चुना है, 21 गो गुणसूत्र है, तो उसको बोलते हैं डाउन। ये डाउन हो गया ना, क्या हो गया, डाउन हो गया, तो इसे बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो नोट करिए, 21वां गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए, देखो 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा पुरुष में सेम, महिला में सेम, बस एक जोड़ा का डिफरेंट होगा। यही एक जोड़ा डिसाइड करेगा कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा। बाकी 21वां गुणसूत्र का नाम क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो नोट करो, मानवों में 21वां गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, कालाजार कौन सा मक्खी के काटने से होगा। कालाजार, कालाजार कौन सा मक्खी काट लेगा तो कालाजार हो जाएगा। कालाजार होने के लिए कौन सा मक्खी काटेगा। तो देखो, कालाजार के लिए दो मक्खी जिम्मेवार हैं। एक का नाम है बालू मक्खी, एक का नाम है बालू मक्खी। अब बालू मक्खी को बोलते हैं सैंड फ्लाई। क्या बोलेंगे, सैंड फ्लाई बोलेंगे। और आपको मालूम है, इसका ट्रिक भी बताए हुए हैं कि अगर बालू में खेलिएगा तो काला हो जाइएगा, बालू में खेलेगा तो क्या होगा, काला हो जाएगा। इसीलिए कालाजार को बोलते हैं बालू मक्खी, इसी को बोलते हैं सिकता मक्खी। कभी कभी बालू मक्खी न देगा तो सिकता मक्खी दे देता है, तो ये भी छाप लीजिए। तो सिकता मक्खी, कौन मक्खी, सिकता मक्खी। नोट करो, तो कालाजार होने के लिए बालू मक्खी जिम्मेवार है, सिकता मक्खी जिम्मेवार है। अब मान लो एक रोग होता है निद्रा रोग, कौन मक्खी काटेगा तो निद्रा रोग हो जाएगा, खूब नींद आएगा। क्या होगा, खूब नींद आएगा। एक होता है निद्रा रोग, निद्रा रोग में क्या होगा, बहुत नींद आएगा। अगर वो मक्खी काट लिया तो बहुत नींद आएगा आपको, निद्रा रोग हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपको नींद आएगा। तो निद्रा रोग होगा सीसी मक्खी। कौन मक्खी, सीसी मक्खी। तो नोट करो, निद्रा रोग किसके कारण, सीसी मक्खी के काटने से। निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग हो जाता है। आगे लिखिएगा, वर्णनादता होता है वो, एगो क्या होता है, वर्णनादता। ये जो वर्णनादता में किस रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। विभेद का मतलब होता है कि आप चुन नहीं पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। तो वर्णनादता में किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। अगर किसी को वर्णनादता हो गया है, इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। लिखिएगा, वर्णनादता को ही बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, तो वर्णनादता में, वर्णनादता को ही बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। आप वर्णनादता में किस रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, तो वो कर पाते लाल और हरा, लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। वर्णनादता में
किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? तो वो है लाल और हरा। लाल और हरा रंग को वो नहीं डिसाइड कर पाएगा कि लाल है कि हरा है कि कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा थैलेसेमिया। थैलेसेमिया। थैलेसेमिया रोग कैसा रोग है? थैलेसेमिया रोग कैसा रोग है? थैलेसेमिया रोग कैसा रोग है? थैलेसेमिया कैसा रोग है? तो थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है। थैलेसेमिया कैसा रोग है? थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है। देखिए तो थैलेसेमिया कैसा रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। थैलेसेमिया कैसा रोग है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला रोग है थैलेसेमिया। आइए थैलेसेमिया किस प्रकार का रोग होता है? तो रक्त संबंधित रोग होता है, ब्लड संबंधित, रक्त संबंधित रोग है। रक्त संबंधित रोग है ये। ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, उसी को बोलते हैं थैलेसेमिया। ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा आपका, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है, यह रक्त संबंधित रोग है, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। अगर मान लीजिए अगला प्रश्न लिखिएगा, सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर में कौन सा रोग हो जाएगा? सीमेंट के फैक्ट्री में, सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर को कौन सा रोग हो जाएगा? मजदूर को कौन सा रोग हो जाएगा? तो साइटोसिलोकोसिस वो रोग हो जाएगा, साइटोसिलिकोसिस। ये कितना बड़ा नाम है, देखो, साइटोसिलिकोसिस, साइटोसिलिकोसिस, साइटोसिलिकोसिस। ढक्कन, ढक्कन कहाँ था ये? कहाँ है? ठीक है जाओ। अंधेरा में कहाँ घूम रहा है तू? लाइट में आओ, लाइट में। लाइट कट गया। क्या होता है? अच्छा ठीक है, तो अभी लाइट कटल है? लाइट कटल है? जाओ बैठो, जाओ लाइट में बैठो, अंधेरा में नहीं बैठना है। सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर को कौन सा रोग होता है? तो साइटोसिलिकोसिस, साइटोसिलिकोसिस। सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर को कौन सा रोग हो जाएगा? तो साइटोसिलिकोसिस, साइटोसिलिकोसिस नाम का रोग हो जाएगा। आगे, मीना माता रोग किसकी कमी से होता है? मीना माता रोग, मीना माता रोग, मीना माता रोग
मीना माता रोग किसकी कमी से होगा? मीनी माता रोग किसकी कमी से होगा? तो वो होगा पारा के कमी से। देखिएगा, पारा की कमी से मिनी माता रोग हो जाएगा। मिनी माता रोग किसकी कमी से? पारा की कमी से। कमी से कि अधिकता से? अधिकता से। कमी से नहीं, अधिकता से। कमी से नहीं होता, अधिकता से। तो मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होगा? पारा की अधिकता से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह की कमी से कौन बीमारी हो जाएगा? लौह, लौह कहे तो ब्लड। लौह की कमी से कौन बीमारी होगा? लौह, लौह का मतलब होता है ब्लड, रक्त। लौह की कमी से कौन बीमारी होगा? तो लौह की कमी से, रक्त की कमी से जो आपका बीमारी होगा वो होगा रक्तहीनता। रक्तहीनता बीमारी हो जाएगा। रक्तहीनता, ब्लड की कमी हो जाएगा बॉडी में। ब्लड का